प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आरिफ। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था, कि प्रोबेट के अलावा इनहेरिटेंस टैक्स भी है और इन दोनों चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आप जानते हैं कि जनाब खालिद महमूद साहब जो चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं और जिनके मुफीद और बहुत अच्छे अच्छे मशवरों से बहुत सारे लोगों का भला और फ़ायदा हुआ है, आज उनसे हम जानना चाहेंगे कि इन दोनों चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, यानी इनहेरिटेंस टैक्स और प्रोबेट का। जी खालिद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में वजाहत की थी कि अगला प्रोग्राम सिर्फ प्रोबेट पे नहीं होगा, उसमें हम इनहेरिटेंस टैक्स को भी शामिल करेंगे। तो आगाज़ यहीं से करूँगा कि ये इनहेरिटेंस टैक्स पहले तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। पहले भी आपने कई बार बताया कि ये है क्या, और फिर अगला सवाल भी मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ कि इनहेरिटेंस टैक्स और प्रोबेट का आपस में है क्या ताल्लुक़। शुक्रिया, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैसे आपने ज़िक्र किया। ये इनहेरिटेंस टैक्स जनरली आप तब पे करते हैं जब आप फौत होते हैं। आपकी जो टोटल एस्टेट है, जिसमें उसको बोलते हैं डेथ एस्टेट। डेथ एस्टेट से मुराद है कि आपके उसमें सारे हाउसेस, आपकी प्रॉपर्टीज़, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके जितने आइसाज, बॉन्ड्स, हर किस्म की जो एसेट्स हैं वो उस एस्टेट का हिस्सा होते हैं। ठीक। उसमें से माइनस आप करते हैं जितने आपके लोन्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं और आपके फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं, आपका टैक्स है, वो माइनस करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको जो प्रोबेट हासिल की गई होती है तो आपका जो एग्जैक्टर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू योर विशेस। ठीक ठीक। तो इनहेरिटेंस टैक्स के रिलीफ भी हैं। ठीक। फ़र्ज़ करें अगर आप एक आदमी की मिसाल ले लें, हस्बैंड की, उसके 325,000 पाउंड तक टैक्स फ्री अलाउंसेस हैं। अच्छा। इसी तरह वाइफ के भी हैं, तो मिला के 650 हो गए। अच्छा। मिलाते इसलिए हैं कि अब आपस में ये अलाउंसेस इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक। दूसरा ये है कि आपने सुना होगा कि 6 अप्रैल 2017 से जी। जो अलाउंसेस हैं वो इन्हांस कर दिए गवर्नमेंट ने। अच्छा। आपको 175,000 पाउंड फर्दर अलाउंसेस दिए गए। ठीक ठीक। तो 325,000 पाउंड्स प्लस 175। ये 175 की जो कंडीशन है वो ये है कि आपका जो मेन हाउस है, ठीक, आपके और भी एसेट हो सकते हैं, लेकिन मेन हाउस जो है वो डायरेक्टली आपके बच्चों को जाए। यानी मेन हाउस जब हम कहते हैं इससे मतलब वो घर है जिसमें आप रह रहे हैं। जी हाँ। जी अच्छा। और आपके जो डिसेंडेंट हैं उनको जाए, ये ट्रस्ट के थ्रू ना जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने पहले प्रोग्राम में जिक्र किया कि अगर ट्रस्ट में जाएगा, जिनके लाइफ टाइम में ट्रस्ट बनाई हो लोगों ने और हाउस डाले हुए हैं, अब उनको 175,000 पाउंड अलाउंसेस नहीं मिलेंगे पर पर्सन। हाँ, आप इस बात पे बहुत ज़ोर देते हैं कि जब ट्रस्ट बनाया जाए तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो जाए। बगैर सोचे समझे ट्रस्ट नहीं बनाना चाहिए। आप इस पे बहुत ज़ोर देते हैं और बार बार ये बात कहते हैं। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी मिसाल ले लेते हैं। अगर अज्यूम करें आपकी टोटल एस्टेट की वैल्यू है बिटवीन हस्बैंड वाइफ से 1 मिलियन, और आपने अपना हाउस जो मेन हाउस था वो लाइफ टाइम ट्रस्ट में डाला हुआ था। अब आप अपने वो हाउस को अपने बच्चों को डायरेक्ट दे नहीं सकते अपनी विल के अंदर। अच्छा। लिहाजा आपके जो टोटल अलाउंसेस हैं बिटवीन हस्बैंड वाइफ वो मैक्सिमम 650 तक आप दे सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मेन हाउस पहले ही ट्रस्ट में था। ट्रस्ट में डाला हुआ। तो लिहाजा उस हाउस को अगर ट्रस्ट में डाला हुआ था किसी वजह से, अब रिव्यू करें और फिर उसको निकाल लें। ठीक। ताकि फिर मिलियन पाउंड तक जो आपके मेन हाउस की वैल्यू मिलियन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ठीक। वो बेशक कम भी हो, आपकी बाय टू लेट प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी एसेट्स हैं, मिला के 1 मिलियन हो, तभी फर्स्ट मिलियन तक बिटवीन हस्बैंड वाइफ, सेकंड डेथ के ऊपर तो इनहेरिटेंस टैक्स 0 होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो ये जो रेट है इसका, यानी इनहेरिटेंस टैक्स का रेट, इसका क्या दर्जाबंदी है, इसकी क्या क्लासिफिकेशन है? हाँ, आम तौर पर जैसे आपको पता है कि इनहेरिटेंस टैक्स जो मैंने लिमिट्स बताई हैं 650,000 या 1 मिलियन तक, अगर आपको फुल अलाउंसेस मिल जाते हैं, उसके बाद जो है आपको एवरी सिंगल पाउंड के ऊपर 40% टैक्स है। अच्छा। ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ। अज्यूम करें किसी की एस्टेट है 1.5 मिलियन, ठीक, और उसने मेन हाउस अपनी फैमिली को आगे बच्चों को छोड़ा है उसके अंदर और बाकी भी एसेट से, तो फर्स्ट 1 मिलियन तो टैक्स फ्री हो गया। ठीक ठीक। जो 500,000 एडिशनल था तो उसके ऊपर 40% टैक्स विच इज़ 200,000 पाउंड वो देना पड़ेगा। तो क्या इस पर कोई रिलीफ भी है? ये तो 40% टैक्स तो बहुत ज़्यादा टैक्स है, और आजकल लोगों के पास अगर फ़र्ज़ कीजिए एक या दो घर हैं, उनकी
कीमतें मिलियन से तजावुज़ कर जाती हैं, तो उस सूरत में फिर 40% टैक्स जो है उसके ऊपर इससे ज़्यादा रकम का, तो उसका कोई रिलीफ है या उसमें कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद है कि जिस जो आप एडवाइस करें किसी को? जो टैक्स रेट है उसमें एक छोटा सा मैं इजाफा और कर दूं, अगर आप अपनी नेट स्टेट उसका 10% अगर आप किसी रजिस्टर्ड चैरिटी को दे जाएं 10%, तो आपका टोटल रेट जो है 40% से 36% हो जाता है। अच्छा, आपने जिक्र किया रिलीफ का। अब हाउस के रिलीफ को एक साइड पर रखें, लोगों के पास बहुत सारे और एसेट्स भी हैं, फर्क बिजनेसेस हैं, ठीक ठीक, एग्रीकल्चर बिजनेस हैं, नॉर्मल बिजनेसेस हैं, कंपनीज बनी हुई हैं। अगर वो प्रॉपर्टी कंपनीज नहीं हैं जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉर्मल बिजनेस है, तो उसके ऊपर रिलीफ है। आपको बिजनेस प्रॉपर्टी रिलीफ मिलता है 100%। अच्छा, अज्यूम करें आप एक बिजनेस चला रहे हैं और आपकी कंपनी बनी हुई है या सोल ट्रेडर है या पार्टनरशिप है, ठीक, लेकिन प्रॉपर्टी बिजनेस ना हो, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट बिजनेस हो सकता है, बाय टू लेट ना हो, अच्छा, तो उसके ऊपर आपकी अज्यूम करें उसकी वैल्यू है 1.5 मिलियन, टोटल बिजनेस की वैल्यू है। उसमें बिजनेस की ऑफिसेज हैं, फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, उसके अंदर हैं, और आपका टोटल बिजनेस की वैल्यू समझे 1.5 मिलियन है। ठीक, खुदा ना खास आप फौत हो गए, तो आपका वो 1.5 मिलियन जो है उसके ऊपर ज़ीरो इनहेरिटेंस टैक्स होगा। अच्छा, ये अच्छा, बड़ा ज़रूरी है कि इस बिज़नेस को आप विल में इस तरह लिखें कि आप अपनी वाइफ को ना दे के जाएं, अच्छा, क्योंकि उसको तो हर चीज़ अगर खुदा न खासा फौत हो जाए तो उनको वाइफ को अगर देंगे तो वो टैक्स फ्री होगी ही फर्स्ट डेथ के ऊपर। लेकिन अगर वो बिज़नेस 1.5 मिलियन का आप डायरेक्टली अपने बच्चों को देंगे, ठीक, तो वो चूँकि टैक्स फ्री है ऑलरेडी, बिजनेस प्रॉपर्टी रिलीफ है, तो उनको वो टैक्स फ्री मिलेगा। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें आप अपनी वाइफ को दे जाएं, उसको वैसे ही टैक्स फ्री मिलना था, ठीक, जब वो पास ऑन करेगी अपनी लाइफ में तो उसमें हो सकता है मसाइल पैदा हों। तो ये बड़ा केयरफुली आपकी जो विल है उसके अंदर आप इसको प्रॉपर्ली लिखें। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कोई इस दुनिया से चला गया और उसकी औलाद को उसके एसेट्स मिल गए और जो टैक्स है जो उसने देना है, ये टैक्स की अदायगी HMRC को किस तरह होती है और ये कौन करता है? इसकी असेसमेंट या चूँकि आप इस काम के बहुत माहिर हैं, तो थोड़ा-सा हमारे देखने वालों को इसकी भी ज़रा वज़ाहत कर दीजिए कि उसका तरीक़ाकार क्या है? जैसे आपने जिक्र किया है कि अगर कोई फौत हो जाए तो उसकी जो स्टेट है जी, उसके लिए अगर विल बनी हुई है तो उसके एग्जेक्टर हैं। अच्छा, एग्जेक्टर की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम एसेट्स को कलेक्ट करे, लाइबिलिटीज़ को पे करे वहाँ से, और जो नेट स्टेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करे अमंग बेनिफिशरीज। जब नेट स्टेट की बात हो रही है तो जितना टैक्स बना है उससे वो टोटल टैक्स उस स्टेट में से जो एसेट बेच के देना पड़े या कैश है उसमें से देना है। एक सहूलत उसमें है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इस वक्त टेलीफोन लाइन पे होल्ड भी किए हैं, आपकी कॉल्स भी अभी हम थोड़ी देर में प्रोग्राम में शामिल करेंगे। खालिद साहब से बड़ी अहम बातें ये कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब हमने पिछला प्रोग्राम प्रोबेट के बारे में किया था, बहुत सारे लोगों ने सवालात छोड़े थे। कुछ सवालात इस वक्त पिछले प्रोग्राम के भी मेरे सामने हैं, वो भी मैं इनके सामने रखूँगा, और आपकी टेलीफोन कॉल्स को भी हम शामिल करेंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि जब आप फ़ोन कॉल करें तो अपना सवाल लिख के अपने सामने रख लें। अंग्रेज़ी में भी आप सवाल कर सकते हैं, पंजाबी में भी सवाल कर सकते हैं, उर्दू में भी या हिंदी में भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन यह है कि सवाल टू द पॉइंट होना चाहिए ताकि खालिद साहब को आपके सवाल का जवाब देने में आसानी हो। और अगर आप सवाल बराह रास्त नहीं करना चाह रहे, लाइव नहीं करना चाह रहे, तो आप अपना सवाल हमारे स्टूडियो में भी छोड़ सकते हैं, या ईमेल एड्रेस आपको नज़र आएगा थोड़ी देर में, उस पर भी आप अपना सवाल हमें लिख के भेज सकते हैं। अभी खालिद साहब आप बात कर रहे थे एग्जेक्टर की, तो पिछले प्रोग्राम में जब हम प्रोग्राम ख़त्म किया तो हमने उसके बावजूद भी कई कॉल्स ली, हम काफ़ी देर बैठे रहे यहाँ। तो जब हमने ईमेल देखी तो बहुत सारे सवाल थे, तो एक सवाल उनमें ये भी था जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो एग्जेक्टर है वो जब प्रोबेट के लिए अप्लाई करेगा और वो सारे एसेट्स इकट्ठे करेगा, तो वो उन्होंने सवाल ये पूछा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ओवरसीज़ प्रॉपर्टीज़ हैं या एसेट्स हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हुए, तो उसका जो डिक्लेयर नहीं किए हुए, कुछ तो उनके लोगों बच्चों को पता है कि वो हैं, कुछ को नहीं पता, तो उस सूरत में उनकी क्या हैसियत होगी, उसका क्या तरीक़ाकार है?
हाँ, ये बड़ा अहम या क्वेश्चन फर्ज है। कीजिए कोई बैक होम में किसी की कोई ख़ानदानी कोई माँ बाप की जायदाद है जिसमें से उसका हिस्सा मिलना है, ये सवाल उन्होंने किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कि बहुत सारे हमारे जो हैं एशियाई जानने वाले सुनने वाले इस कंट्री में रहते हैं, उनके इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में उनकी एसेट्स हैं जो विरासत में मिले हुए हैं। 6 अप्रैल 2017 से इनहेरिटेंस टैक्स रूल बदल गए थे इस कंट्री में जी। वो ये थे कि आपकी वर्ल्ड वाइड एसेट्स जो हैं दे विल बी टैक्सेबल इन यूके इफ़ यू आर डीम्ड डोमिसाइल इन यूनाइटेड किंगडम। डीम्ड डोमिसाइल का मतलब है अगर आप 15 साल या 15 साल से ज़्यादा इस कंट्री में रह रहे हैं तो आपकी जो वर्ल्ड वाइड एसेट्स हैं वो उनके ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स देना है। आपके जो एग्जैक्टर हैं इनका जॉब इस सिलसिले में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। अगर तो आपने अपनी विल्स में अपने विल के साथ लिखा रखा हुआ कि मेरे फ़लाँ ओवरसीज़ भी एसेट्स हैं तो एग्जैक्टर का जॉब इजी हो जाएगा। अच्छा। फ़र्ज़ करें अगर आपके एसेट ओवरसीज़ थे और आपके एग्जैक्टर को नहीं पता था और उन्होंने उस हवाले से विल बनाई, सॉरी जो प्रोबेट किया, तो फिर तो अगर इनोसेंटली उसको नहीं पता था, ठीक, तो फिर तो उसमें कुछ रेवेन्यू से रायत हो सकती है अगर बाद में उनको पता चल जाए। ठीक। अगर डिलिबरेटली नहीं किया तो ये एक टैक्स का ऑफेंस बनता है कि उसने डिलिबरेटली HMRC को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ठीक ठीक। और उसके ऊपर 40% टैक्स भी ड्यू था। अच्छा। अगर वो बाद में डिस्कवर होता है, जो आजकल हो सकता है, ये बड़ी अहम नुक्ता मैं बयान करने लगा हूँ कि सिंस 2017 एंड देन 2018 वो यूके ने कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड साइन किया है 104 कंट्री के साथ। ठीक। इसमें ओवरसीज़ कंट्री जो हैं, अब आपके बैंक की इंफॉर्मेशन उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह शामिल हैं। बिल्कुल शामिल है। अच्छा। वो इंफॉर्मेशन आ सकती है, रेवेन्यू को आ जाए। अच्छा। और एक और छोटा सा नुक्ता इसमें यह भी है, छोटी सी टैक्स प्लानिंग का नुक्ता है। अगर किसी के एसेट इस तरह हैं, 4-5 कंट्री ऐसे हैं जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, फ्रांस है, इटली है, एक और वो कंट्री है, उनकी जो डबल टैक्सेशन ट्रीटी इंग्लैंड के साथ हुई है उसमें एक नुक्ता है कि उनके ओवरसीज़ एसेट को उसमें से निकाला जा सकता है। अच्छा। उसकी एक ख़ास टैक्स प्लानिंग है, जो जब लोग जिनके ये इशू हैं तो वो किसी टैक्स स्पेशलिस्ट से के पास जाएं, वो उनको सही मशवरा दे सकते हैं। वो ओवरसीज़ एसेट उनके ऊपर टैक्स बचाया जा सकता है अंडर द लॉ। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद जारी रहेगा। बताया जा रहा है वक्त एक छोटे से वक्फे का। बहुत सारे लोग टेलीफोन लाइन पे भी होल्ड किए हैं। वापस आते हैं तो आपकी टेलीफोन कॉल्स को भी शामिल करेंगे। तो चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद हैं बड़े माहिर प्रोफेशनल चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र जनाब खालिद महमूद साहब। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है प्रोबेट और इनहेरिटेंस टैक्स। इस पर बहुत सारी गुफ्तगू तो हो चुकी है, कुछ सवालात भी मैं इनके सामने रख चुका हूँ। वक्फे के दौरान भी कुछ लोगों ने सवालात किए हैं, वो मैं बाद में खालिद साहब के सामने रखूँगा। अभी हम टेलीफोन कॉल्स ले लेते हैं। कुछ लोग काफ़ी देर से होल्ड किए हैं। देखते हैं जी पहले कॉलर कौन है हमारे साथ। हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे एक बहुत सा सिंपल सा सवाल पूछना है। जी पूछिए। अगर तो मैं अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टीज को अपने बच्चों के नाम कर दूं तो इसमें कोई टैक्स इम्प्लीकेशन है? मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज है, एक मेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और 2 मेरी बाय टू लेट प्रॉपर्टी है और मेरे 2 बेटे हैं। अगर तो मैं ये सारी प्रॉपर्टीज उनके नाम कर दूं अपनी जिंदगी में तो इसमें कोई टैक्स इम्प्लीकेशन है कि नहीं? बिल्कुल ठीक। बहुत सादा सवाल है लेकिन मेरा ख्याल है जवाब इतना सादा नहीं होगा। जी खालिद, बाय टू लेट प्रॉपर्टीज हैं। 2 बाय टू लेट प्रॉपर्टी आपने बताई और एक वो घर है जिसमें आप रह रहे हैं। जी मैं रेजिडेंशियल मेरा। जी सुनते रहिए, खालिद साहब जवाब दे रहे हैं आपको। हाँ जी, ये अच्छा आपका क्वेश्चन है। पहले बाय टू लेट प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं कि अगर बाय टू लेट प्रॉपर्टीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के नाम पर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो उसकी डिस्पोजल होगी कैपिटल गेन टैक्स पर्पज़ के लिए मार्केट वैल्यू के ऊपर। ये आपको ज़हन में रखना चाहिए। अगर उस पर लोन भी हैं तो नए लैंडर से भी आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी और कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है और स्टैम्प ड्यूटी भी लग सकती है। ये आपको केयरफुल होना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपने ट्रांसफ़र कर भी दिया और अगर आप उसका रेंटल इनकम खुद ही इस्तेमाल करते रहे, बच्चों के नाम पर सेरेमोनियल हुआ, तो वो प्रॉपर्टीज़ आपके नाम पर ही रहेंगी
फॉर इनहेरिटेंस टैक्स पर्पज़ के लिए, वो कम्प्लीटली आपको गिफ्ट का किए हैं तो आपको कट ऑफ होना करना पड़ेगा, रेंट भी उनके नाम पर जाएगा, उसके ऊपर रेंटल अकाउंट्स वो बनाएंगे, सबमिट करेंगे, तो ये पूरा ज़हन में रखना चाहिए। दूसरा जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके लिए थोड़ा सा भी केयरफुल होना पड़ेगा। अगर आपने बाई टू लेट जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, उसके ऊपर कैपिटल गेन का तो इशू नहीं होगा क्योंकि वो आपकी प्रिंसिपल प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ आपको मिल गया। लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी में रह भी रहे हैं और आपने गिफ्ट भी कर दी हुई है तो वो प्रॉपर्टी अनफॉर्चुनेटली अंडर एंटी अवॉइडेंस सेक्शन 1 और 2 हमने कई दफ़ा जिक्र किया, वो प्रॉपर्टी आपकी एस्टेट का हिस्सा ही रहेगी अप अनटिल यू डाई और सेकंड पर्सन डाई। और अगर टोटल प्रॉपर्टी का यही सूरत हाल होगी तो जो तीनों प्रॉपर्टी आपने जिक्र किया, अगरचे आपने समझ लिया कि वो ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन वो तीनों प्रॉपर्टी आपकी स्टेट का हिस्सा हो सकती हैं और फिर भी हो सकता है आपको इनहेरिटेंस टैक्स लगे। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप किसी प्रोफेशनल से रब्ता करें, वो आपको इसकी प्रॉपर गाइडेंस दे, उसके मुताबिक करेंगे तो फिर आपको जो आपके मकसद हैं वो पूरे हो सकते हैं। इन हालात में यानी इन्होंने जो सवाल किए, इससे एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, शायद वो इसमें उनकी मदद हो जाए कि अगर ये आप बता रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में जो बाय टू लेट प्रॉपर्टी है या जिस घर में वो रह रहे हैं वो अपने बच्चों के नाम कर दें तो उसमें ज़ाहिर है टैक्स के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, तो इसकी ऑप्शन क्या है? यानी वो विल बनवा के कोई ट्रस्ट में रख दें उनको या क्या करना चाहिए? हाँ, उसके लिए एक मिसाल मैं दे देता हूँ कि फ़र्ज़ करें जैसे इन भाई साहब ने क्वेश्चन किया, उसी को मिसाल ले लें। एक बाय टू लेट प्रॉपर्टी है, ठीक, अज्यूम करें वो चाहते हैं उसका रेंट भी बच्चों को चला जाए, ठीक, और प्रॉपर्टी भी चली जाए और कैपिटल गेन टैक्स भी उनको उस वक्त ना देना पड़े। ठीक, उसका एक तरीका है कि आप डिस्क्रेशनरी सेटलमेंट लाइफ टाइम में बना के उसके थ्रू अगर आप करेंगे तो जो कैपिटल गेन है उसको आप होल्ड ओवर कर सकते हैं। अच्छा, और उसके कुछ और भी फ़ायदे हैं। ठीक, तो इस प्रोग्राम का चूँकि ये हिस्सा टैक्स प्लानिंग का नहीं है, तो मैं हिंट कर दिया है कि उसकी कुछ प्लानिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी 7 ईयर का क्लॉक इनहेरिटेंस टैक्स के लिए स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। 7 साल के बाद वो फिर प्रॉपर्टी आपकी स्टेट से बाहर निकल जाएगी। हाँ। ये रूल जो है वो अंडर HMRC गाइडेंस और जो टैक्स लेजिस्लेशन के मुताबिक आप कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट एडवाइस चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए भी देखना पड़ेगा कि आपने कोई वसीयत या विल लिख रखी है, इसमें कोई ट्रस्ट बना रखा है। अगर आपको इस बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहें तो आप ईमेल एड्रेस आपको नज़र आएगा अभी थोड़ी देर में, वहाँ आप लिख के भेज सकते हैं, या अपना टेलीफोन नंबर छोड़ सकते हैं, या खालिद साहब का नंबर या स्टूडियो का नंबर जो आपके पास है वहाँ से आप तफसीलात मालूम कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अगली कॉल लूँ, एक और सवाल, कई सवालात ऐसे होते हैं जो कई बार किए जा चुके हैं और कई बार उसके जवाबात भी दिए जा चुके हैं, लेकिन हम इसलिए दोहरा देते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं। तो मुझे खालिद साहब एक नया कॉलर समझ के, नया जो है वो व्यूअर समझ के मेरे सवाल का जवाब दे दिया कीजिए। पूछा गया है कि एग्जैक्टर कौन होते हैं, और जब प्रोबेट के मरहले से कोई गुजर रहा हो तो ये एग्जैक्टर जो है कौन हो सकते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, इन्होंने करना क्या होता है? हाँ, बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको हम एलेबोरेट कर देते हैं। एग्जैक्टर वो है शख्स जो आप अपनी विल के अंदर आप लिखते हैं कि ये साहब या साहबा, अगर हस्बैंड है उसके लिए वाइफ एग्जैक्टर हो सकती है, वाइफ के लिए हस्बैंड एग्जैक्टर हो सकता है। हम रेकमेंड करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं तो मिनिमम 2 एग्जैक्टर हों। मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ और उसके साथ आपका बेटा ओवर 18 हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई भी बंदा एग्जैक्टर हो सकता है। अगर आप चाहें तो प्रोफेशनल एग्जैक्टर को दूसरे को रखें, ठीक, जो प्रोबेट का भी एक्सपर्ट हो, क्योंकि वो प्रोफेशनल एग्जैक्टर होगा। बाकी आपकी वाइफ या बेटा वो ले एग्जैक्टर होंगे, तो उनको प्रोफेशनल चाहिए ही होगा, तो 2 एग्जैक्टर होने चाहिए। प्रोफेशनल मामलात को बेहतर तौर पे समझता होगा और वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से हल कर सकता है। दूसरा आपने पूछा कि ये कौन हो सकता है और इनके रोल्स क्या हैं। इनका रोल ये है, जैसे हम जिक्र किया कि जब आदमी फौत होगा तो एग्जैक्टर का जॉब है कि जो उस आदमी की टोटल एस्टेट है जी, उसको कलेक्ट करे, प्रॉपर्टीज़ का जितने एसेट, बैंक अकाउंट, बाकी हर चीज़ एसेट्स, उनको सेल करना पड़े तो सेल करे, उसमें से अगर मोर्गेजेस हैं, लोन है, वो पे ऑफ करे, जो नेट एस्टेट बचे, जो टैक्स बना वो भी दे के फिर वो विल में जो आपके लिखे हुआ आपके बेनिफिशियरी उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अच्छा, उसका जॉब ये है, वॉलंटरी जॉब है। अच्छा, उसके लिए वो
चार्ज नहीं कर सकता। जनरली अगर विल के अंदर चार्जिंग क्लॉज नहीं लिखी हुई वो चार्ज भी नहीं कर सकता, ये वॉलंटरी जॉब है। इसलिए उनको प्रोफेशनल एग्जैक्टर जब होगा, लॉयर्स हैं और लोग हैं, तो वो फिर वो चार्ज कर सकते हैं तो अपनी सर्विसेज का। तो ये एग्जैक्टर का टोटल रोल है। आपकी फर्म के पास कोई शख्स आए या आपके पास कोई आए अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए, विल और ट्रस्ट के लिए, तो वो आपको एग्जैक्टर मुकर्रर करते हैं या आप एग्जैक्टर हैं बहुत सारे क्लाइंट्स के? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्योंकि मैंने जिक्र किया कि एक ले एग्जैक्टर होगा, हस्बैंड वाइफ हो सकती है, बेटा बेटी हो सकती है, दूसरा प्रोफेशनल एग्जैक्टर होगा। फ़र्ज़ करें हमारी फर्म में, जैसे मैं जिक्र किया उसमें जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया, उसमें तकरीबन 80 से 90% लोग वो हमारी फर्म को या जो भी विल बना रहा है, अगर वो प्रोफेशन है तो उनकी लॉयर फर्म को वो एग्जैक्टर मुकर्रर कर देते हैं, ताकि उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी विल्स बन रही होती हैं तो उसके उस टाइम पर आपकी प्रॉपर्टीज़ का, बाकी एसेट का पूरा हिसाब किताब उनके पास होता है। खुदा न खास्ता वो फौत हो जाए तो उनके पास फाइल ऑलरेडी तकरीबन होती है, तो उनके लिए मज़ीद ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, तो बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगली कॉल से पहले एक और सवाल जो वक्फे में हमारे सामने आया, किसी ने पूछा है कि अगर 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ एक प्रॉपर्टी तो वो है जिसमें वो रह रहे हैं, अगर बाय टू लेट भी उसमें शामिल है, तो ये जो टैक्स रिलीफ आप 1 मिलियन का कह रहे थे, सब पे है या सिर्फ रेजिडेंशियल पे है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं दोबारा एलेबोरेट कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपकी जो मेन रेजिडेंस है, अज्यूम करें वो 500 मिलियन की है, और आपके पास 2 बाय टू लेट प्रॉपर्टीज़ हैं जो 500 मिलियन की वो हैं, 250,000 पाउंड ईच, या तो ये टोटल स्टेट 1 मिलियन की हो गई। ठीक। अब इसके अंदर ये है कि आप अपनी विल के अंदर ये लिखें कि जो मेरा मेन हाउस है वो मेरे फ़र्ज़ को डिसेंडेंट जो हैं, बच्चे या उनके आपके आगे बच्चे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको जाएगा। ठीक। अगर ये आप लिख दें तो आपकी जो आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलने हैं, हस्बैंड को 175,000, वाइफ को भी 175,000, तो सेकंड डेथ के ऊपर अगर मिरर विल बनी हुई है तो ये अलाउंसेस अवेलेबल होंगी। अच्छा। क्योंकि आपका मेन हाउस इवन तो उसकी वैल्यू सिर्फ 500 मिलियन है, बाकी बाय टू लेट प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन आपकी टोटल जो अलाउंसेस हो जाएंगे वो 650,000 2 लोगों के होंगे, हस्बैंड वाइफ के, विच इज़ स्टैंडर्ड हैं 325,000 ईच, प्लस 350,000 जो एडिशनल अलाउंसेस हैं हस्बैंड वाइफ के। ठीक। तो ये मिला के टोटल 1 मिलियन हो गया। तो इससे साबित हुआ जो टोटल स्टेट आपकी है जिसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो टैक्स फ्री हो जाएगी। अच्छा। तो अगर आपको मज़ीद है तो आप बेशक गूगल करें, या आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हर जगह पर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प सवाल है खालिद साहब, अक्सर लोग जो जिनके पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो रह रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए उन्होंने 1.5 लाख की ख़रीदी थी, अब वो 3-4 लाख की हो गई है, 5 लाख की हो गई है, तो माँ बाप या दोनों बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो उनकी औलाद, वो कहते हैं हम अपनी ज़िंदगी में ही अपनी औलाद के नाम कर दें। यानी उनको अक्सर होता है कि भाई हम मर गए तो पता नहीं फिर बाद में ये क्या होगा, तो हम अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद के नाम कर जाएँ। तो ये अपनी ज़िंदगी में अपने औलाद के नाम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी करना, आप एक प्रोफेशनल के तौर पे इसको किस तरह से देखते हैं, या इसके लिए अदर ऑप्शन है कि वसीयत कर जाएं, उसमें कहें कि हमारे मरने के बाद, तो दोनों में से क्या बेहतर ऑप्शन है, और इसमें कानूनी और टैक्स के मामलात की जो पेचीदगियाँ, इसमें अच्छी ऑप्शन कौन सी है? अच्छी ऑप्शन मेरी नज़र में, अगर अज्यूम कर लें बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी एस्टेट नहीं है, एक हस्बैंड वाइफ है, उनकी टोटल एस्टेट की वैल्यू, एक घर है जिसमें वो रह रहे हैं, या कोई बैंक अकाउंट मिला के तकरीबन 650 बनती है, एक मिसाल दे रहा हूँ, और उसमें मेन हाउस है। ठीक। मैं फिर भी समझता हूँ कि लाइफ टाइम में उनको अपने बच्चों को ना दें। आप अपनी विल बनाएं, विल में आप लिखें कि मैं जनाब ये प्रॉपर्टी अपने फलां बच्चों को देना चाहता हूँ। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आखिरी उम्र तक, आपके सेकंड डेथ तक एसेट आपके नाम पर रहेंगे, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और हर किस्म की चीज़ें ये मौजूद होगी। दूसरा ये है कि जो बच्चे हैं वो अगर यंग हैं, बिज़नेस स्टार्ट किया है, उनके नाम पर आपने प्रॉपर्टी कर दी थी, उनकी बैंक्रप्सी हो जाए तो वो प्रॉपर्टी उनकी सेटलमेंट का हिस्सा बन जाएगी। ठीक ठीक ठीक। और आप उसमें रह रहे हैं और हो, आपको बड़ा मसला होगा, बेघर होना पड़ेगा, ये भी मुमकिन है। दूसरा मसला सबसे बड़ा हो सकता है उनकी खुदा न खासा डिवोर्स हो जाए। ठीक। अगर प्रॉपर्टी उनका एसेट थे तो वो डिवोर्स सेटलमेंट का हिस्सा भी हो जाएगी। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं।
लाइफ टाइम में देने का एक फ़ायदा ये भी है, हमने फ़ायदे और नुकसान देख रहे हैं। ठीक। फ़ायदा ये भी है कि अगर नर्सिंग होम का इशू आ जाए, ठीक, उसकी एक ख़ास स्पेसिफिक प्लानिंग है। अच्छा, वो आप किसी एडवाइज़र के पास जाएं, वो आपको उस तरह टेनेंट इन कॉमन प्रॉपर्टी करके दे, और फिर सेकंड डेथ के ऊपर पूरी प्रॉपर्टी जो है वो केयर होम की फ़ी का उसके लिए सेटलमेंट का हिस्सा ना बने। उसके लिए भी कुछ कायदे ज़ाब्ते असूल हैं, अगर उनको फॉलो किया जाए तो उसकी भी बचत हो सकती है। प्रोज और कॉन्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मोस्टली आपके नाम पर रहे, ठीक, विल में लिखें कि आपने किसको देनी है, उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट हो आपकी सेकंड डेथ के बाद। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है और हम बहुत सारे ऐसे वाक़यात सुनते भी हैं कि आपने अपनी औलाद के नाम कर दिया, वो शादीशुदा नहीं थे, एक है या 2 औलाद हैं, उसके बाद उनकी शादियां हो गई, उनकी जो बहुएं आईं या दामाद हुए, उन्होंने देखा कि ये तो इनके माँ बाप के नाम पे है ही नहीं प्रॉपर्टी, वो ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो पता चला कि जिनकी प्रॉपर्टी थी उनको ही घर से निकाल दिया। तो इस किस्म के भी मसाइल पैदा होते होंगे, ज़ाहिर है आप हर तरह के मामलात को डील करते हैं, तो इसमें ये भी एक बड़ा ही अहम इशू है। मेरा ख्याल ये प्रोटेक्शन वाली वही बात आ जाती है कि आपकी वो कहते हैं गुड प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आपके एसेट आपके नाम पर रहें। ठीक, अगर आपकी कोई वहाँ से इनकम आ रही है, आप पूरी लाइफ अपनी इनकम को भी इंजॉय करें। ठीक, ठीक, और फिर वफात के ऊपर टैक्स या तो होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। इस तरह की प्लानिंग बेस्ट प्लानिंग गिनी जाती है। बिल्कुल। लाइफ टाइम में आप सारे एसेट दे दें और आप इनकम से भी डिप्राइव हो जाएं और आगे उनके बच्चों के मसाइल हो जाएं, तो वो मज़ीद मसाइल डबल हो सकते हैं। तो लिहाजा जिनकी एस्टेट बहुत बड़ी नहीं है, उनको सादा मिरर वेल बना के उसके थ्रू प्लानिंग करनी चाहिए, वो ज़्यादा मुनासिब है। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद जारी रहेगा। एक और वक्फे का वक्त है, और अगर आप हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन देख रहे हैं, उस पर एक ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, उस पर भी आप हमें सवालात लिख के भेज सकते हैं या मज़ीद मालूमात इस ज़रिए से आप तक पहुँचाई जा सकती हैं। अब चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ, और वक्फे के बाद हाजिर खिदमत होंगे तो आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे। चलते हैं शॉर्ट ब्रेक की तरफ। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम हर मंगल को रात 8 बजे आप देखते हैं, और ये इतवार को दोहराया जाता है, रिपीट होता है। और अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं और खालिद महमूद CTA टाइप करें तो वहाँ भी आपको इन प्रोग्राम्स की, यानी पिछले प्रोग्राम्स की तफसील मिल जाएगी। और उन लोगों के हम बड़े शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो प्रोफेशनल एडवाइस के लिए यहाँ फ़ोन करते हैं और उनको वाकई फ़ायदा होता है, तो वो बड़ी तारीफ़ करते हैं खालिद महमूद साहब की कि उनके मशवरों की वजह से उन्हें बहुत सारी आसानियाँ मैसर आ गई हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो आगाही है, अवेयरनेस है, वो दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि टैक्स और ये ट्रस्ट और ये बिल्स, ये मामलात हैं क्या, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। बाज़ औक़ात लोग किसी ऐसे बंदे के हत्थे चढ़ जाते थे जो प्रोफेशनल नहीं हैं, तो वो उनको गलत मशवरे देते थे, और बाद में फिर यह है कि जो चीज़ फ़ायदा पहुंचा सकती थी उससे उनको उल्टा नुकसान हो जाता था। तो खालिद महमूद साहब ने जो प्रोग्राम शुरू किए और इस पूरे प्रोग्राम का जो सिलसिला था, इसकी वजह से बहुत सारी अवेयरनेस हुई है। और इन प्रोग्राम्स के बाद जो टेलीफोन कॉल्स आती हैं या जो लोग ईमेल करते हैं, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये प्रोग्राम अपना मकसद पूरा कर रहा है। अभी भी कुछ लोग होल्ड किए, मैं टेलीफोन कॉल थोड़ी देर के बाद लूँगा। 1-2 सवालात हैं जो मैं खालिद साहब के सामने रखूँगा। खालिद साहब, ये फरमाइए, अभी हम बात जैसे कर रहे थे कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं। जब हम कहते हैं प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी या एसेट्स गिफ्ट करने, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। गिफ्ट करने का क्या मतलब होता है? कि मैंने आपको कोई चीज़ दे दी, आपने रख ली, उसका HMRC से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने आपको गिफ्ट की ना, कभी ऐसा तो नहीं होता कि आपने मुझे कोई परफ्यूम गिफ्ट किया तो टैक्स वाले आ जाएंगे, भाई ये क्यों दोस्त को गिफ्ट किया, या किसी बच्चे को सालगिरह पे आप कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं, तो इस गिफ्ट के अंदर भी कोई टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो टैक्सेस हैं इस कंट्री में, हर गिफ्ट का कोई ना कोई टैक्स इम्प्लीकेशन है। अच्छा, अज्यूम करें अगर आप 3000 पाउंड पर ईयर फर्ज कैश या काइंड किसी को गिफ्ट करें, ठीक, तो वो इनहेरिटेंस टैक्स के लिए एग्जेम्प्ट है। अच्छा, अगर 3000 से ज़्यादा करें, फर्ज कर आपने 100,000 कैश दिया किसी को, उसमें फर्स्ट 3000 टैक्स इनहेरिटेंस टैक्स के हवाले से फ्री होगा। 97,000 पाउंड के लिए जो आपका 7 ईयर का क्लॉक है, अगर आप 7 ईयर के अंदर फौत हो जाएं, तो वो 100,000 या 97,000 प्लस आपकी बाकी स्टेट डेथ के ऊपर
उसको मिला के उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ी ज़रूरी बात है। अच्छा, अगर आपने कैश भी दिया उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं था, ठीक, क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं थी। अगर प्रॉपर्टी आपने दी, बाय टू लेट प्रॉपर्टी थी जैसे हम पहले जिक्र किया, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी लग सकता है। आपने तो गिफ्ट किया, ठीक, गिफ्ट का असूल ये है कि फर्स्ट की आपकी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर लोन कोई नहीं है, आपने वो 100,000 की ली थी से 20 ईयर्स अगो, अब उसकी वैल्यू 350,000 है। ठीक, ठीक, आप चाहते हैं वो प्रॉपर्टी आप गिफ्ट करें अदर देन योर हस्बैंड और वाइफ, किसी को भी गिफ्ट करें तो उसके ऊपर मार्केट वैल्यू रूल अप्लाई होगा। इसको कहते हैं आर्म्स लेंथ रूल। ठीक, ठीक, मार्केट वैल्यू उसकी चार्टर्ड सर्वे से करानी पड़ेगी प्रॉपर्टी की। अच्छा, 350,000 उसकी वैल्यू आई, 100,000 पहला उसका जो कॉस्ट थी वो टैक्स फ्री हुई, अच्छा, बाकी 250,000 के ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना है। ठीक, इसको ठीक, कहते हैं ड्राई कैपिटल गेन टैक्स। मनी तो आपको मिली नहीं, ठीक, तो आपका जो टैक्स रेट होगा वो फर्स्ट 12,300 टैक्स फ्री होगा, ठीक। जो अलाउंस है। फिर उसके आगे 18% होगा अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है, और उसके आगे 28% होगा। ठीक। तो आपको ये 250,000 जो टोटल गेन था उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। आप समझते हैं कि ये मेरे दरमियान और मेरे बेटे या बेटी के दरमियान है, इस तरह नहीं है। नहीं, एक और सवाल भी किसी ने हमारे सामने रखा है, वो भी इस गिफ्ट से ही जुड़ा हुआ है, वो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। मुझे बताया जा रहा है बहुत सारे लोग होल्ड किए हुए हैं, तो एक दो कॉल्स लेते हैं, फिर सवालात की तरफ चलेंगे। देखते हैं जी हमारे साथ कौन से कॉलर हैं। हेलो हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? मेरा नाम अमीन है जी अमीन और मैं साहब, खालिद साहब से सवाल करना चाहता हूँ जी। इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में। जी पूछिए, वो सुन रहे हैं। जी मैं बात कर सकता हूँ? जी कीजिए बात, वो सुन रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों घर में रहते हैं, हमारा खुद का घर है, फ्री होल्ड है, यानी कुछ मॉर्गेज नहीं है उसमें, तो और उसकी वैल्यू है अबाउट 650,000 पाउंड की वैल्यू है, और कुछ डिपॉजिट भी है, तो ये सब मिलाकर मेरे ख्याल से 680,000 के करीब हो जाती है टोटल एसेट, यू नो। ठीक, और खुदा न खास्ता मैं और मेरी वाइफ हम दोनों का अगर डेथ हो गई तो फिर हमें बच्चों को इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ेगा? क्या आपने कोई विल लिखवा रखी है, कोई ट्रस्ट बनवा रखा है उसमें? हाँ विल लिखी है, लेकिन मेरे को विल भी खालिद साहब के पास जाकर रिवाइज करनी पड़ेगी, यू नो। किसी और के पास कराई थी विल जी, ठीक है, उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की है मुझे। ठीक है, खालिद साहब तो जवाब विल देते हैं जी आपको। जी जी ठीक। विल लिखी हुई है। ठीक है, खालिद साहब जवाब देते हैं आप। अच्छा, उसमें अगर जो मैं समझा उनकी वैल्यू तो 650 या 680 के करीब है। 680 या उसके लिए आपकी जो बेसिक सादा जवाब ये है कि अगर वो मेन हाउस आप अपनी बच्चों को अपनी विल के ज़रिए डायरेक्टली छोड़ जाएं तो आपको 650,000 पाउंड तो बेसिक अलाउंसेस हैं ही। सेकंड डेथ के ऊपर आपके जो फर्स्ट डेथ होगी उसके जो अलाउंसेस है वो सर्वाइविंग स्पाउस को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 650 तक टैक्स फ्री है ही। लेकिन आपको एडिशनल अलाउंसेस भी अवेलेबल हैं अगर उसकी वैल्यू इवन 1 मिलियन तक चली जाती है, प्रॉपर्टी प्लस आपके बैंक अकाउंट या कोई आइसा है, जो बॉन्ड्स हैं, बाकी एसेट मिला के भी अगर 650 से ऊपर हो जाएं तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि आपकी जो टोटल अलाउंसेस हैं वो 1 मिलियन तक है। आपने जैसे विल अगर बनाई हुई है, जर्नली मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप अपनी विल को 5 ईयर्स के बाद जर्नली उसको रिव्यू करवा लें। अगर कोई रूल बदल गए हैं तो उसके मुताबिक वो अपडेट हो जाए। तो आपको चाहिए, इस स्टेट में मुझे लगता नहीं है कि कोई इनहेरिटेंस टैक्स होगा। जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था फैज़ान साहब से कि इस सूरत हाल में आप अपनी लाइफ टाइम में गिफ्ट करने की कोशिश ना करें, उनको अपने कंट्रोल में रखें, आपको टैक्स का कोई इशू नहीं है तो विल के थ्रू आप उसको डिवॉल्व करें। जब आपकी सेकंड डेथ हो तो फिर आपके बच्चों को जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। थैंक यू। मेरा ख्याल है अमीन साहब आपको बड़ा तसल्ली वक्त जवाब दे दिया खालिद साहब ने। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं जी हमारे साथ कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? जी मेरा नाम खुरम है और एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी खुरम साहब पूछिए। आप जो बात में जो भाई बात कर रहे थे हाल साहब, उसी के मिलता सवाल ये है कि मेरे पास एक बाई टू लेट प्रॉपर्टी है जो मैंने about 15-16 साल पहले खरीदी थी। अच्छा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है अराउंड 130-140 के बिटवीन है। अच्छा, और मेरी उसके ऊपर ना थोड़ी सी मॉर्गेज आउटस्टैंडिंग है। मैं सोच रहा था कि अगर वो मॉर्गेज पे करके
क्या वो मैं घर अपनी आंटी को ट्रांसफर कर सकता हूँ? जरा आप काइंडली इस पे थोड़ा जरा एक्सप्लेन कर देंगे मुझे प्लीज। ठीक है जी खालिद साहब। आपको मेरा सवाल समझ आ गया सारा? जी समझ आ गया। आप लाइन पे रहिए, अगर मजीद कुछ पूछने की जरूरत पेश आए तो खालिद साहब पूछ लेंगे। आप ली कितनी थी उन्होंने प्रॉपर्टी ली कितने की थी? अच्छा चलिए, मेरा ख्याल लाइन उनकी ड्रॉप हो गई है। उन्होंने कहा 15-16 साल पहले आपने प्रॉपर्टी ली थी, अब उसकी वैल्यू 140 के करीब बताई। इज दैट करेक्ट? अज्यूम करें आपने वो प्रॉपर्टी 60,000 की ली थी, अब उसकी वैल्यू है 140। ठीक। जो डिफरेंस है 80,000 का, वो आपका कैपिटल गेन होगा। वो कैपिटल गेन अगर आप उसके ऊपर टैक्स लगेगा आपकी, जैसे पहले जिक्र किया कि 12,300 आजकल फर्स्ट टैक्स फ्री होगा, बाकी अमाउंट के ऊपर आपको 18 या 28% टैक्स लगेगा डिपेंडिंग ऑन योर अदर इनकम। अगर वो टैक्स आप पे करें, उस पर कोई मोर्गेज नहीं है तो स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं होगी, तो आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और फिर आपकी वो जो गिफ्ट करेंगे, कैपिटल गेन तो पे कर दिया आपने, फिर आपका इनहेरिटेंस टैक्स के लिए 7 ईयर का क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 7 ईयर सर्वाइव करते हैं तो वो आपकी 7 ईयर के बाद कम्प्लीटली वो गिफ्ट आपकी एस्टेट से बाहर निकल जाएगा। आपकी वफ़ात के ऊपर फिर 7 ईयर के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी एस्टेट का हिस्सा नहीं रहेगी। जो आपके और एसेट होंगे वो आपकी एस्टेट का हिस्सा होंगे, लेकिन ये नहीं होगी 7 ईयर के बाद। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी आप अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं। खालिद साहब, इससे पहले कि मैं अगली कॉल लूँ, और ये जो गिफ्ट की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ जो एशियन फैमिलीज़ हैं उसमें बड़ा रिवाज है कि जब उनके यहाँ शादी ब्याह होता है तो जो सास ससुर हैं या इन लॉज हैं वो अपनी बहुओं को 20-20, 30-30 तोले और बड़ी भारी मिकदार में सोना जो है देते हैं। वो कहीं उसका इंदराज नहीं होता, वो सोना ज़ाहिर है बहुत कीमती होता है, उसकी वैल्यू कई कई हज़ार पाउंड होती है। तो ये जो गिफ्ट है क्या ये भी टैक्सेबल होता है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो कहीं इंदराज नहीं होता, सास ने बहू को दिया, बहू इंतज़ार करेगी कि मेरा बेटा या बेटी बड़े होंगे, उनकी शादी होंगी तो हम अपनी आगे बहुओं को, नस्ल दर नस्ल चलता है। और वो पहले तो पता चला कि 20 तोले था, फिर अगली नस्ल तक वो 30 तोले हो गया। ये हमारे इंडियन और पाकिस्तानियों में, बांग्लादेशियों में, हमारी जो एशिया के लोग हैं उनमें ये बड़ा रिवाज है। हाँ, टेक्निकली इसको देखा जाए तो ये जो जब पेरेंट्स गिफ्ट करते हैं अपनी औलाद को, उसके लिए एक और रिलीफ है। ईच पेरेंट जो है 5,000 पाउंड तक गिफ्ट कर सकते हैं। हस्बैंड 5,000, वाइफ 5,000, 10,000 तक जो गिफ्ट करेंगे उसमें कैश हो, काइंड हो या सोना हो, तो वो इनहेरिटेंस टैक्स के लिए टैक्स फ्री है। अच्छा, अगर वो 7 ईयर का जो मसला उसमें नहीं है। ठीक ठीक। अगर उससे ज़्यादा उसकी अमाउंट है, फर्ज के 50,000 है, तो वो फिर बाकी जो अमाउंट है वो उनकी एस्टेट का हिस्सा रहेगी 7 ईयर। 7 ईयर के बाद अगर सर्वाइव करते हैं तो वो टोटल गिफ्ट जो है 50,000 उनकी एस्टेट से बाहर निकल जाएगा इनहेरिटेंस टैक्स के लिए। बिल्कुल ठीक। तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, उसमें कैपिटल गेन तो वैसे भी नहीं है। इसके अलावा और भी टैक्सेस जो स्टैम्प ड्यूटी लगा लें या ऐसी चीज़ें तो नहीं है, उसमें तो सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर ये सारे मसाइल होते हैं। तो ये मुमकिन है कि इस तरह यानी सोने को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं, वो जिस तरह लॉकर में या सेफ में पड़ा रहे वो। उसकी अगर फिर जो फ्री अमाउंट बनाई उससे ज़्यादा है तो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, उसकी अमाउंट लेनी चाहिए और अपने स्टेट में वो लिखनी चाहिए। अगर 7 ईयर से आगे चला जाता है और सर्वाइव हो जाते हैं तो फिर उनकी स्टेट से वो बाहर निकल जाता है। बिल्कुल ठीक। टेलीफोन लाइन पे भी कुछ लोग होल्ड किए हैं, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि बरतानिया, लोग दुनिया भर से आके बरतानिया में रहते हैं। अक्सर लोगों को नहीं पता कि बड़ी तादाद ऐसी है जो यहाँ बरतानवी शहरियों की, जो सफ़ेद फार्म लोग हैं, वो ऐसे मुल्कों में जाके मुस्तकिल रहना शुरू कर देते हैं जहाँ का मौसम अच्छा है, जहाँ धूप निकलती है, जहाँ उनके मिजाज को माहौल अच्छा लगता है। तो क्या जो लोग ये मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, जो इस मुल्क के नेशनल हैं और वो यहाँ मुद्दतों से छोड़ के जा चुके हैं, कोई स्पेन में आबाद है, कोई, तो क्या उन पे भी ये टैक्स के ज़ाब्ते, कानून और ख़ास तौर पे इनहेरिटेंस टैक्स अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ है वो लागू होता है? बिल्कुल होता है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसके 2 हिस्से बना देता हूँ। एक हिस्सा उन लोगों का है जो हमारे जैसे लोग आए हुए हैं या यहाँ बोर्न हुए हैं लेकिन उनके पेरेंट्स इंडिया, पाकिस्तान से, दूसरे कंट्री से, तो उनका डोमिसाइल का जो इशू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। इफ़ यू आर डोमिसाइल इन UK
तो अगर फ़र्ज़ करें कोई आदमी इंडिया या पाकिस्तान से आया है, इस कंट्री में रहता है और वो डीम डोमिसाइल है, उसके वर्ल्ड वाइड एसेट जो हैं वो टैक्सेबल हैं यूके में, लेकिन वो बाद में वो यूके छोड़ के किसी और मुल्क में चला जाता है, उसका जो स्टेटस है डोमिसाइल का वो फिर उसको डिटर्मिन करेगा उनकी टैक्स पोजीशन को। अगर वो डीम डोमिसाइल के रूल से बाहर निकल जाते हैं आफ्टर सर्टन ईयर्स, तो फिर उनकी सिर्फ यूके की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी पीछे वही इनहेरिटेंस टैक्स का हिस्सा बनेंगी। उनकी फिर ओवरसीज़ प्रॉपर्टीज़ जो हैं जितनी भी हैं वो फिर उसके ऊपर यूके टैक्स लागू नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि उनका डीम डोमिसाइल का जो लिंक है वो टूट गया है। अच्छा। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि जो हमारी एशियन की यंग जनरेशन जो यहाँ पैदा हुई है, अगर वो छोड़ के चले जाएं तो उनके रूल्स स्लाइटली डिफरेंट हैं। उनकी लॉन्ग टर्म तक वो उसके अंदर डीम डोमिसाइल के रूल के अंदर ही जकड़े रहते हैं। अच्छा। तीसरी बात जो फाइनल है कि जो इंग्लिश सोसाइटी के लोग हैं जो यहाँ के बाशिंदे हैं, रहायशी हैं, अगर वो कंट्री छोड़ के चले जाएं तो उनका डोमिसाइल जो है दे कांट गेट रिड ऑफ डोमिसाइल। ठीक। उनके वर्ल्ड वाइड ऐसे जर्नली दे आर टैक्सेबल स्टिल इन यूके, अच्छा। अनलेस कि वो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन को जो यहाँ का था शहरियत को तर्क कर दें, मतलब नहीं, डोमिसाइल ऑफ चॉइस कहीं और कंट्री में ले लें। अच्छा। फर्स्ट के ऑस्ट्रेलिया में चला गया और वहीं उसने पूरी ज़िंदगी रहना है, तो फिर उसका जो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन था वो फिर उसका आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, तो फिर उनके से यूके के एसेट जो हैं टैक्सेबल होंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स रूल हैं इस प्रोग्राम के लिए। अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो किसी चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र या किसी प्रोफेशनल से रब्ता करे तो वो सही मशवरा दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ तो आप सवाल जवाब नहीं कर सकते। ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, हमारा टेलीफोन नंबर भी जो है वो स्टूडियो का जो आपके सामने है, और इसके अलावा एक और ऑप्शन ये है कि आप अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं। अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं, कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो इसकी भी गुंजाइश मौजूद है। अब प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान फैज़ान आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।